भविष्य उन लोगों का है जो प्रौद्योगिकी की शक्ति को समझते हैं और उसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई मशीन या गैजेट नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो आने वाली दुनिया की शक्ल तय करती है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2026। आज हम एक ऐसे ही विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी, वैश्विक राजनीति और हाँ, भारत की तकदीर को एक ही धागे में पिरोता है। हम बात करेंगे पैक्स सिलिका की। ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? जैसे पैक्स रोमाना या पैक्स अमेरिकाना। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या ये वाकई टेक्नोलॉजी के भविष्य को सुरक्षित करने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर ये अमेरिका का चीन को घेरने का एक नया हाईटेक हथियार है? चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब समझने के लिए देखिए, हमें आज की दुनिया की दो बड़ी सच्चाइयों को देखना होगा। नॉर्थ और साउथ के बीच प्रति व्यक्ति आय का जो फासला है वो बना हुआ है, लेकिन जो दूसरी और शायद अब ज्यादा जरूरी सच्चाई उभर रही है वो है टेक्नोलॉजी की। मतलब सेमीकंडक्टर यानी चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ये अब सिर्फ कुछ कंपनियों के खिलौने नहीं रहे, ये अब अर्थव्यवस्था के इंजन बन गए हैं। बिल्कुल, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन है। और देखिए, जब कोई चीज इतनी जरूरी हो जाती है तो उसकी सप्लाई चेन पर कब्जा करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। इन चिप्स और AI के लिए जो सबसे जरूरी कच्चा माल है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी RAEs, और इन्हीं की सप्लाई को लेकर आज दुनिया में एक नई खींचतान शुरू हो चुकी है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये पैक्स सिलिका नाम, इसका मतलब क्या है? सिलिकॉन से आई शांति। ये कब और किस मकसद से शुरू हुआ? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। लैटिन में पैक्स का मतलब है शांति, और सिलिका जो है वो चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी तत्व है। तो मतलब हुआ टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन के जरिए लाई गई शांति और समृद्धि। ओके। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 12 दिसंबर 2025 को। अमेरिका ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और कागज पर इसके 3 बड़े मकसद बताए गए हैं। और वो क्या है? पहला तो है किसी एक देश पर हमारी मजबूरी वाली निर्भरता को खत्म करना, मतलब ऐसी निर्भरता जहां कोई हम पर धौंस जमा सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी और AI की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उन्हें सुरक्षित बनाना। और तीसरा, एक भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। सुनने में तो मतलब सब बहुत आदर्शवादी रखता है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी क्लब की असली ताकत उसके सदस्यों से पता चलती है। तो इस पैक्स सिलिका क्लब में कौन-कौन शामिल है? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये कोई मतलब पारंपरिक मिलिट्री या इकोनॉमिक गुट नहीं है। इसके सदस्य अपनी अपनी खासियतों की वजह से चुने गए हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ अमेरिका और जापान है जो टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक बड़ा सप्लायर बन सकता है। लेकिन मैंने सुना है इसमें कुछ छोटे देश भी हैं जिनके पास अनोखी ताकतें हैं। बिल्कुल, जैसे कि नीदरलैंड्स के पास ASML नाम की एक कंपनी है। हाँ, ASML। ये कंपनी एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो मशीनें हैं, समझिए आज के जमाने की प्रिंटिंग प्रेस हैं। जिसके पास ये है वही तय करेगा कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की किताब कैसे छपेगी। वाह, मतलब पूरी दुनिया की चिप इंडस्ट्री की चाबी एक कंपनी के पास है। एक तरह से हाँ, और ये मशीनें दुनिया में सिर्फ यही एक कंपनी बनाती है। तो नीदरलैंड्स इस पूरी इंडस्ट्री का मतलब गला घोट सकता है। अविश्वसनीय है। और कौन है? दक्षिण कोरिया है जो मेमोरी चिप्स बनाने में माहिर है। सिंगापुर है जिसका अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर चिप बनाने का दशकों पुराना अनुभव है। फिर इजराइल है जो AI सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी का गढ़ है। सही कहा। और UK जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा AI बाजार है। और तो और कतर और UAE जैसे खाड़ी देश भी इसमें हैं। वो क्यों? पैसों की वजह से? हाँ, उनके पास खरबों डॉलर के फंड हैं जिससे वो AI इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये एक कमजोर कड़ियों से बनी एक मजबूत जंजीर बनाने की कोशिश जैसा है। ये तो वाकई एक अनोखा गठबंधन है। लेकिन चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। इस पूरी कवायद के पीछे की भू राजनीति क्या है? जाहिर है इसका निशाना चीन है ना? हाँ, चीन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसे सिर्फ चीन के चश्मे से देखना भी एक गलती होगी। ये ग्लोबलाइजेशन के एक नए मॉडल की शुरुआत भी है। नए मॉडल से आपका क्या मतलब है?
मतलब एक ऐसा मॉडल जहां भरोसा और साझा मूल्य सिर्फ कीमत से ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, तत्कालिक वजह चीन ही है। हुआ ये है कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने धीरे धीरे मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग और सप्लाई पर लगभग कब्जा कर लिया है। और चीन इस ताकत का इस्तेमाल भी करने लगा है। हाँ, और इसका असर तो भारत ने खुद भुगता है। पिछले साल जब अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए तो चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और कुछ दूसरे देशों को आरईईज का निर्यात रोक दिया। और भारत भी उसकी चपेट में आ गया। जी हाँ, भारत को चीन से मिलने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात अचानक रुक गया। ये मैग्नेट हमारी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारी फैक्ट्रियों में काम ठप होने की नौबत आ गई थी। तो फिर सप्लाई दोबारा कैसे शुरू हुई? सप्लाई तभी बहाल हुई जब भारतीय कंपनियों को चीन के कड़े लाइसेंसिंग नियमों के सामने झुकना पड़ा। उन्हें एक वचन पत्र पर दस्तखत करने पड़े कि इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल किसी भी तरह के रक्षा उपकरणों में नहीं किया जाएगा। ओह, मतलब ये तो हमारी संप्रभुता पर भी एक तरह का सवाल था। बिल्कुल। इस एक घटना ने और साथ ही कोरोना महामारी के सबकों ने यह साफ कर दिया कि सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी को देखते हुए भारत ने पहले भी कुछ कोशिशें की थी, है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ वो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। जी, और क्वाड देशों के साथ क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव भी था। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद लेख कहता है कि भारत को पैक्स सिलिका की पहली बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जी हाँ, शुरुआत में भारत को न्योता नहीं दिया गया था, जिसको लेकर काफी सवाल भी उठे। तो फिर क्या बदला? अचानक इसी महीने 12 जनवरी को भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने अपने पहले ही भाषण में यह ऐलान कर दिया कि भारत को बहुत जल्द पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। बहुत बड़ा। तो अब सवाल ये है कि भारत इस टेबल पर क्या लेकर आएगा? अगर भारत इस एलीट क्लब में शामिल होता है तो उसकी ताकत क्या होगी? भारत के पास कुछ बहुत ही ठोस ताकतें हैं। पहली तो ये कि भारतीय और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच दशकों पुराना भरोसे का रिश्ता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, भारत का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने भी एआई और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। टाटा जैसी कंपनियां, माइक्रॉन जैसी अमेरिकी कंपनियां सब भारत में भारी निवेश कर रही हैं। लेकिन क्या हमारा इकोसिस्टम अभी भी इन बड़े देशों के मुकाबले काफी पीछे नहीं है? हाँ, इकोसिस्टम अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है वो है उसका ह्यूमन रिसोर्स, हमारे लोग। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज हजारों भारतीय छात्र अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस और एआई पढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका की मौजूदा वीजा नीतियां ऐसी ही बनी रहती हैं तो इनमें से बहुत से उच्च प्रशिक्षित इंजीनियरों को भारत लौटना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। बहुत बड़ा। हमारे पास एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक तैयार कुशल वर्कफोर्स होगी जो शायद ही किसी और देश के पास हो। ये तो अवसरों की बात हुई जो सुनने में काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। भारत के लिए चुनौतियां क्या होंगी, खासकर एक ऐसे समूह में जहां बाकी सब या तो अमेरिका के पक्के सहयोगी हैं या फिर बहुत अमीर देश? और ये सबसे जरूरी सवाल है, इससे भारत को बहुत सावधानी से निपटना होगा। पहली चुनौती है पहचान का अंतर। पहचान का अंतर? हाँ, भारत इस समूह में पहला विकासशील देश होगा और अमेरिका का पहला गैर सहयोगी मतलब नॉन एलाई सदस्य होगा। हम अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं लेकिन उसके सहयोगी नहीं हैं। और इससे अपेक्षा का अंतर यानी एक्सपेक्टेशन गैप पैदा हो सकता है ना? बिल्कुल। सोचिए, कल को अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव बहुत बढ़ जाता है और पैक्स सिलिका के सदस्य मिलकर चीन पर कड़े तकनीकी प्रतिबंध लगा देते हैं। तो क्या भारत आंख बंद करके अमेरिका का साथ देगा? शायद नहीं। हमारे चीन के साथ इतने जटिल व्यापारिक रिश्ते हैं, सीमा विवाद हैं, तो वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर हमारी प्रतिक्रिया अमेरिका के हितों के खिलाफ तो नहीं होगी, लेकिन उसमें हमेशा एक सूक्ष्म अंतर होगा और यहीं पर वो एक्सपेक्टेशन गैप सामने आएगा। और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इससे जुड़ी एक और व्यावहारिक चुनौती भी है। हमारा जो सेमीकंडक्टर और एआई इकोसिस्टम है वो भी एक बच्चे की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है भारत उसे सब्सिडी, सरकारी खरीद और आयात नियमों के जरिए संरक्षण देना चाहेगा। लेकिन पैक्स सिलिका के दूसरे सदस्य जो मुक्त बाजार की वकालत करते हैं, क्या वो इस पर राजी होंगे? ये तो एक बड़ा टकराव का मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल।
ये एक बहुत बड़ी खींचतान का मुद्दा बन सकता है। ये भारत के लिए एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का सुनहरा भविष्य है और दूसरी तरफ अपनी आज़ादी और अपने उद्योगों को खोने का खतरा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता क्या दिखता है? क्या दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन वाकई दो हिस्सों में बंटने जा रही है और भारत को खुद को कहाँ खड़ा करना चाहिए? देखिए, भविष्य का नज़ारा अब काफ़ी साफ होता जा रहा है। एक तरफ चीन है, जो आरईई सप्लाई चेन में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अपने निर्यात नियंत्रण कानून बना चुका है। और दूसरी तरफ बहुत जल्द पैक्स सिलिका भी अपना एक रेगुलेटरी ढांचा तैयार करेगा। वो तय करेगा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिज किन देशों को मिलेंगे और किन शर्तों पर। मतलब आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दो समानांतर सप्लाई चेन्स का राज होगा। लगभग यही स्थिति बन रही है, एक चीन की और दूसरी पैक्स सिलिका की, और भारत को इन दोनों में से एक को चुनना होगा। और अगर हम इतिहास देखें तो हमारा झुकाव पैक्स सिलिका की तरफ ही होगा। अंदाजा तो यही है। आईटी सेक्टर में भारतीय और पश्चिमी कंपनियों के बीच सहयोग का जो शानदार इतिहास रहा है, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक लगता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। वो क्या? अमेरिका के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में पहले से ही कुछ तनाव मौजूद हैं। इसलिए भारत कोई भी फैसला लेने से पहले इस समूह की भविष्य की दिशा को और बेहतर तरीके से समझना चाहेगा। वो देखेगा कि इस क्लब में शामिल होने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम होगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि पैक्स सिलिका एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह भारत के लिए टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाने का सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये एक रणनीतिक जाल भी साबित हो सकता है जो हमारी स्वायत्तता को सीमित कर दे। और हम अपने श्रोताओं के लिए यही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे, क्या पैक्स सिलिका में शामिल होना भारत के लिए एक तकनीकी वरदान है या एक भू राजनीतिक बंधन? यह देखना बाकी है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता और घरेलू हितों की रक्षा करते हुए इस उभरते वैश्विक तकनीकी गठबंधन में अपनी जगह कैसे बनाता है। इस तरह के और गहन अनुश्लेषणों के लिए हमें फॉलो करें, इस चर्चा को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय या सवाल जरूर बताएं। धन्यवाद।